ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के चैनल पर, जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। और अब पढ़ाई बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि हमने बहुत सारे चैप्टर कवर भी कर लिए हैं। और आज उसी सीरीज में तुम्हारे पास एक और चैप्टर आ गया है जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। देखो भाई, यहां से ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि तुम्हारे पेपर में ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। किस में आएंगे? मैप में एक क्वेश्चन आपका बनवा के देखेगा, या फिर वो किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी के बारे में बात कर कर और तुमसे उससे 3 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, या फिर आपका एक एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ज्यादातर यहां से मैप बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस की बात करूं तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बहुत रहे हैं। जैसे एक टॉपिक की अगर बात करोगे तो टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की तरफ चला जाएगा, और दूसरा है टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अगर 2019 की बात करें तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। 2020 में भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला है हमारे पास, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर, मतलब 3 क्वेश्चन आपका देखने को मिले थे हमें 5-5 मार्क्स के। बट ये सारे सेट की बात कर रहा हूं। अब 2023 की तुम बात करते हो दोस्त, तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका तुम्हें इस टॉपिक से देखने को मिला। उसके बाद अगर 3 मार्क के फिर से तुम एक क्वेश्चन देख पा रहे हो, और 5 मार्क का एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला। इसके अलावा मैपिंग भी इंक्लूड थी इसके अंदर। तो अब जैसे आपका इस टॉपिक को शुरू करोगे तो सबसे पहले तुम्हें यह पता लगेगा कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल छोटी सी आपका भाषा में समझाता हूं कि व्हाट इज मिनरल एंड व्हाट इज एनर्जी रिसोर्स। देखो, मिनरल्स आपका हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे तुम अर्थ के रेयर मेटल्स की तरफ जाओगे तो हमारे पास जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और भी बहुत सारे आपका सब्सटेंस होते हैं जो कि मिनरल्स और फिर आपका कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। अगर मैं एनर्जी रिसोर्स की बात करूं तो जैसे तुम्हारे पास विंड एनर्जी होती है, जियोथर्मल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, तो ये फर्दर एनर्जीज आपका क्या हो जाती हैं? डिवाइड हो जाती हैं। अब जैसे अगर मिनरल की डेफिनेशन तुमसे पूछ ले कि मिनरल की डेफिनेशन क्या है, तो मिनरल की डेफिनेशन तुम कैसे बताओगे? मिनरल इज अ नेचुरली सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब देखो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये बेसिकली ओरिजिन के बेसिस पर डिवाइड होते हैं। ऑर्गेनिक में जैसे आपका तुम देखोगे तो प्लांट्स वगैरह आपका बेसिकली देखने को मिलेंगे। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं ना, उनसे आपका क्या बनता है? दोबारा से जैसे पेट्रोलियम बनेगा, कोयला वगैरह बन जाता है। और फिर उसके पास क्या होती है? इनके पास एक प्रॉपर डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। इस बात को प्लीज याद रखिएगा कि जब भी मिनरल्स की बात होगी तो मिनरल्स में हमेशा तुम्हें एक डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी उस मिनरल की दिखाई देगी। अगर मैं टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की बात करूं, सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम मिनरल्स को आपका डिवाइड करते हैं तो उनकी कुछ दो मेन कैटेगरी आपका निकल कर आती हैं। कितनी कैटेगरी आती हैं? दो मेन कैटेगरी। उसमें से एक आती है आपके पास मेटेलिक मिनरल, और एक आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया है, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक चार्ट आपका समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले आपके पास आता है मेटेलिक मिनरल, और फिर आता है आपके पास नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है। अगर मेटेलिक मिनरल की बात करेंगे तो मेटेलिक मिनरल के अंदर दो तरीके के आपका मिनरल्स होते हैं। एक होते हैं फेरस मिनरल और एक होते हैं नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल आपका वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट पाया जाता है या आयरन की आपका मात्रा देखने को मिलेगी। और नॉन फेरस कौन से होंगे? जिसमें आपका आयरन की प्रेजेंस या तो बहुत कम होगी या फिर आपका बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। क्या कोई एग्जांपल दे सकते हो? फेरस में तो आयरन ही उसका एग्जांपल है, मैग्नीज हो गया। नॉन फेरस में क्या आ जाएंगे? कॉपर आ गया, बॉक्साइट आ गया, ये सारे आ जाएंगे। अगर मैं नॉन मेटेलिक मिनरल की बात करता हूं तो उसमें आपका आते हैं फ्यूल मिनरल और एक आते हैं अदर नॉन मेटेलिक। तो अगर तुम देखोगे तो फ्यूल मिनरल वाले में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और अदर नॉन मेटल में देखोगे तो माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट एटसेट्रा, ये हमको आपका दिखाई दे जाएंगे। अब अगर तुम और आगे बढ़ते हो तो उसी का मैंने क्लासिफिकेशन दे दिया है कि मिनरल्स किस चीज में आपका रिच होते हैं। ये रिच होते हैं आपका मेटल्स के अंदर। एग्जांपल के तौर पर पहले नंबर पर आपका कॉपर आ जाएगा, बॉक्साइट, आयरन, मैग्नीज एटसेट्रा। और फेरस और नॉन फेरस को मैंने डिफाइन किया है। तो फेरस में आपका क्या देखने को मिलेगा? दे आर रिच इन आयरन। अंडरलाइन कर रहा हूं तो इसको आप भी अंडरलाइन करेंगे। नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? दीज डू नॉट हैव आयरन कंटेंट एंड हैव हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ अदर मेटल। एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कॉपर आएगा और बॉक्साइट आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर मेटेलिक मिनरल को बात करोगे तो दीज मिनरल डू नॉट हैव कंटेंट ऑफ मेटल्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। एक होते हैं आपके पास ऑर्गेनिक मिनरल्स और एक होते हैं इनऑर्गेनिक मिनरल्स। अब ऑर्गेनिक मिनरल्स को आपका कैसे समझेंगे? देखो ध्यान से। ऑर्गेनिक मिनरल्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर आपका पाया जाएगा। और ये कैसे तैयार होता है?
इसमें मोस्टली आपका जो एनिमल होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, इनका डेड एंड डिकेइंग मैटर से मिलकर आपका तैयार होते हैं। क्या कोई एग्जांपल है हमारे पास? कोयला और पेट्रोलियम, ये दो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास देखने को मिलते हैं। इनऑर्गेनिक के एग्जांपल, दीज आर इनऑर्गेनिक इन नेचर ऑफ ओरिजिन। इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी भी चीज से जो भी मिनरल बन रहा है तो वो इनऑर्गेनिक वाली कैटेगरी में आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर माइका और लाइमस्टोन, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, तो सबसे पहले यहां से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पेपर में आपका पूछा जाए, और शायद पूछा भी है तुम्हारे पेपर के अंदर। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल आर एज फॉलोज। सबसे पहली चीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस आर अनइवन। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे तुम अर्थ को देखोगे तो अर्थ में कहीं पर तो बहुत ज्यादा आपका गर्मी है, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंडी है, किसी जगह बहुत ज्यादा पेड़ हैं, किसी जगह पेड़ कम है, किसी जगह आपका बेसिकली तुम देखोगे तो अर्थ के पास ओशियंस ज्यादा हैं और किसी जगह आपका लैंड मास ज्यादा है। तो जैसे हमारी पूरी पृथ्वी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ही जो मिनरल्स हैं जो वहां पर बनेंगे वो भी अनइवनली आपका डिस्ट्रीब्यूट होंगे। किसी जगह जहां पर आपका बेसिकली पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो वहां पर डेड एंड डिकेइंग मैटर ज्यादा बनेंगे, वहां पर किसी भी आपका कोयले के या फिर पेट्रोलियम के बनने के प्रोपोर्शनेट ज्यादा हो जाएंगे। यही बात आपका पहली लाइन में उसने बोली है। This is inverse relationship in quantity and quality of mineral, that is good quality minerals are less in the quantity। अब ऐसा जरूर हो सकता है कि जो बहुत अच्छे क्वालिटी की, जो एकदम प्रोपोर्शनेट हमको चाहिए होता है किसी चीज का, तो वो बहुत कम मिलता है। जैसे आजकल अच्छे लोग भी आपको कम मिल रहे हैं, तो ऐसे ही जो अच्छे लोग हैं उनकी क्वांटिटी क्या है? कम है। जैसे तुम तो बहुत हो, तुम्हारी तो आपका कैटेगरी नहीं है, मेरे जैसा आदमी आपका एक आदमी मिलता तुमको। तो जैसे अभी अगर तुम देखोगे तो तुम्हें आपका एक ही इंसान देखने को मिल रहा है पढ़ाने के लिए, फिर अब जैसे बहुत सारे आ गए। तो ऐसे ही जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स में आपका क्या हो गया? बहुत सारी आपका क्वांटिटी तो मिल जाएगी बट क्वालिटी आपका क्या मिलेगी? बहुत कम मिलेगी। फिर उसके बाद मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल। अब ऐसी भी एक दिक्कत आपका ये आती है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं 2 महीने से लगातार पढ़ा रहा हूं, तो एग्जॉस्ट हो जाता है ना शरीर कि यार आज ऐसा हो गया कि यार आज नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए बॉडी को। तुम भी आपका रोज स्कूल जा रहे हो, फिर एक दिन तुमने बंक मार दिया। बंक मारने के तुम्हारा रीजन क्या है? दोस्तों के साथ मजे मारेंगे, आज दोस्तों के साथ गेड़ी मारने जाएंगे, समोसा चाट खा रहे हैं भाई सब बैठ के। ज्यादा हो रहा तो वो बाबू सोना के पास भी चले जा रहे हैं मिलने, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही मिनरल्स भी आपका क्या है? मिनरल्स भी आपका जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इनको भी आपका क्या करना पड़ेगा? इनको भी टाइम टू टाइम आपका वापस से रिन्यू होने में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे अगर कोल और पेट्रोलियम की बात करूं तो लगभग 100 साल आपका लग जाते हैं। वंस दे आर यूज्ड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ नीड। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा। मिनरल्स हैव टू बी कंजर्व्ड एंड यूज जुडिशियसली। जुडिशियसली का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपका इसका इस्तेमाल करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल इन इंडिया अकर इन द पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन इन द ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक। अब तुमसे क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि भैया ये पेनिसुलर प्लेट्यू वाली आपका रीजन कौन से है? तो बेटा ये जो आपका तुम लोकेशन देख रहे हो ना, ये वाली, ये इसी को आपका क्या कहते हैं? इसी को अपन पेनिसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं भाई पेनिसुलर इंडिया इसको? उसका रीजन ये है कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी लैंडमास जो कि 3 तरफ से आपका किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसे किसी भी पार्ट को हम क्या कहेंगे? पेनिसुलर का नाम दे देते हैं। तो ज्यादातर जो हमें आपका चीजें देखने को मिलेंगी वो कहां पर देखने को मिलेंगी? ये देखने को मिलेंगी पेनिसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में। अब यहां पर कई अलग अलग रिवर्स भी हैं, जैसे दामोदर वैली, उसके अलावा सोन वैली, महानदी आपका देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपका तुम जाओगे तो गोदावरी नदी, जो कि आपका कहां से निकलती हुई जाती है? महाराष्ट्र से। कहां से? त्र्यंबकेश्वर। और त्र्यंबकेश्वर कहां पर है? नासिक के पास। 97% ऑफ कोल रिजर्व इन इंडिया कम्स फ्रॉम हियर। सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ असम, अब असम की तरफ चले जाओ तो उधर सेडिमेंट्री बेसिन देखने को मिल जाएगा। एंड ऑफशोर रीजन ऑफ अरेबियन सी। अब अरेबियन सी के पास 2 आपका मेजरली स्टेट है, एक है गुजरात और एक है मुंबई। इन दोनों के आसपास आपका तुमको ये देखने को मिलेंगे। और अगर तुम जाओगे तो गुजरात और आपके पास महाराष्ट्र, ऐसे 2 रीजन हैं जहां पर क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और क्रूड पेट्रोलियम भी मिल जाता है। अगर तुम जाओगे तो सबसे ओल्डेस्ट जो आपका ऑयल रिफाइनरी हमने लगाई है वो कहां पर लगी हुई है? वो है डिगबोई में। ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे 1 नंबर के क्वेश्चन में, पूछ सकता है ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया, तो डिगबोई ये कहां पर मिलेगी? असम के अंदर। न्यू रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम ऑल्सो हैव बीन फाउंड इन द बेसिन ऑफ कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। ठीक है,
मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज अकर टू द ईस्ट ऑफ अ लाइन लिंकिंग मैंगलोर और मैंगलोर के अलावा कानपुर, यहां पर भी देखने को मिलेगा। मिनरल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया, दे मे बी सम स्पॉडिक अक्रेंस हियर एंड इन द आइसोलेटेड पॉकेट्स। अब जैसे 3 मेजर रीजंस पे अपन आपका बात करेंगे, तो तुम डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखना कैसे आपका, मैं तुमको समझाता हूं। जैसे ध्यान से समझो, स्पेटियल पैटर्न ऑफ मेटेलिक मिनरल ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले कौन सा? फेरस मिनरल। अब इंडिया में फेरस मिनरल आपका कहां कहां देखने को मिलेंगे, बहुत ध्यान सुनना। जैसे कौन कौन सी कैटेगरी है? इंडिया इज वेल प्लेस्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ फेरस मिनरल, मतलब हमारे यहां आपका आराम से आपका फेरस मिनरल देखने को मिल जाते हैं। आयरन और भर भर के देखने को मिल जाएगी, मैग्नीज भर भर के देखने को मिल जाएगी, क्रोमाइट भी देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे देखना बहुत ज्यादा, ये जो आपका जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, ये सारी चीजें मेटलर्जी को आपका क्या करती हैं? ये सारी चीजें मेटलर्जी को आपका सपोर्ट करती हैं। और अगर तुम देखोगे तो मेटलर्जी आपका जितनी भी हमारे पास चीजें देखने को मिलेंगी, मेटलर्जी जो एक इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट रहती है आपका इन्हीं के ऊपर। तो मोस्टली जो मेटलर्जिक इंडस्ट्री है वो सारी इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा आयरन ओर, इंडिया हैज लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व इन द एशिया। अगर पूरे एशिया के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा आयरन ओर हमें कहां देखने को मिलेंगे? हमारे पास ही है, भारत के पास है। इट्स सुपीरियर क्वालिटी ऑफ हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर तुम देखते हो तो आयरन को बहुत अलग अलग आपका पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे अगर मैं आपका आयरन की क्वालिटी बताऊं तुमको, आयरन की क्वालिटी को आपका डिफाइन करोगे तो एक आता है हेमेटाइट, ठीक है, एक तो आपके पास हेमेटाइट है, और हेमेटाइट के बाद दूसरा कौन सा देखने को मिल रहा है? मैग्नेटाइट। अब ये दो आपका क्या है, इनमें कैसे डिवाइड किए गए होंगे ये? तो ये डिवाइड किए जाते हैं कंटेंट के बेसिस पर। जैसे अगर किसी में आपका 90% प्लस की आपका मात्रा देखने को मिलेगी तो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा हेमेटाइट, फिर अगर किसी में उससे कम मिलेगी तो आपका मैग्नेटाइट में आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो टॉप बेस्ट क्वालिटी की आपका पूछ सकता है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये किसकी क्वालिटी है? तो ये आयरन की क्वालिटी है। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है तो उसको फुलफिल कौन करेगा? प्यारा भारत। आयरन और माइंस ऑफ इंडिया आर फाउंड नियर द कोल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू किधर की तरफ मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट रीजन किधर की तरफ है? तो सर अगर आप एक छोटा सा आपका एग्जांपल दिखा देते तो बड़ा ही मजा आ जाता। तो देखो भाई, अगर तुम आपका देखोगे तो ये पूरा आपका जो है बेसिकली हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, ये पूरा आपका जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके अलावा आपका नागालैंड, नागालैंड के अलावा फिर आपका कौन सा देखने को मिलेगा? फिर आपके पास आ जाएगा मणिपुर, और मणिपुर के अलावा आपके पास कौन सा आ जाएगा? फिर आ जाएगा आपके पास मिजोरम, और मिजोरम के बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपके पास यहां पर एक जगह आपका त्रिपुरा, ठीक है, और त्रिपुरा के अलावा आपके पास दो और स्टेट, एक तो यहां पर आपके पास आपका ऐसा बादलों वाला शहर मेघालय, और उसके ऊपर एक आपका शहर है जिसको अपन क्या कहते हैं? जिसको अपन असम के नाम से भी आपका जानते हैं। और ये सारा रीजन, ये जो पूरा रीजन मैंने आपका ड्रॉ किया है, ये पूरा रीजन आपका कहलाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी राज्य, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गई। तो यहां पर जो प्लेट्यू आपका देखने को मिलता है वो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू कहला देगा, ठीक है। इसके अलावा एडवांटेज ऑफ आयरन और इंडस्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग 2004 एंड 5, इसमें आपका डैश लगा लेना। इंडिया हैज अबाउट 20 बिलियन टन्स ऑफ आयरन और रिजर्व, फ्यू इंडियन स्टेट हैव अबाउट 95% ऑफ टोटल आयरन रिजर्व इन इंडिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब क्लास शुरू की थी तो उसमें यह बताया था कि क्योंकि पूरे दुनिया में आपका बेसिकली लैंड मास वगैरह सारा बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो आयरन या बाकी आपका मिनरल्स हैं वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो इसीलिए इंडिया की कुछ स्टेट के पास 95% ऑफ रिजर्व है और बाकी सब स्टेट के पास 5% का रिजर्व है। यह भी आपका देखने वाली बात है हमारे पास। फिर आते हैं सबसे पहले, अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में बहुत ध्यान से सुनना, इस बेल्ट के अंदर सबसे पहले आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब ये छोटा नागपुर प्लेट्यू तुमको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कहां देखने को मिलेगा? ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के अलावा आपका झारखंड टच करता हुआ चला जाएगा। तो ये वाले आपका जो रीजन है तो यहां पर देखने को मिलेंगे, एक तो झारखंड आ गया, उड़ीसा प्लेट्यू हो गया, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर, एक तो सबसे पहले आयरन ओर मिलेंगे, यहां पर कोयला मिलेगा आपका, यहां पर
मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट एंड माइका। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मिनरल मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड हियर। बड़ी बड़ी टाटा स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, सिंगबूम वगैरह, बहुत सारे जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपने प्लांट्स आपका कहां पर लगाए हैं, इन्हीं आपका शहरों में जाकर लगाए हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका आयरन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। इसके अलावा रीजन, अब साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू वाली सुन लो। साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू में दिस बेल्ट एक्सटेंड ओवर, सबसे पहले कर्नाटका वाले पार्ट में चले जाओ, क्योंकि साउथ वेस्टर्न पार्ट में देख रहे हो तुम, इधर आपका जो है बेसिकली तुम्हें सबसे पहले कर्नाटका, फिर उसके ऊपर छोटा सा आपका गोवा देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फिर उसके अलावा तमिलनाडु वाले रीजन में और अपलैंड्स इन केरला। तो एक तो तमिलनाडु भी कवर है और उसके अलावा आपका कौन सा इलाका कवर है, केरला। मैं मैपिंग क्यों करता चल रहा हूं, क्योंकि साथ में अगर यहां से क्वेश्चन बने तो तुम्हें मैप भी आपका दिमाग में हो, कि ऐसा ना कर दो कि कर्नाटका आपका ऊपर लगा दिया और गोवा नीचे लगाया है और आप क्या कह रहे हैं भाई साहब पेपर बहुत बढ़िया गया है मेरा। सर आपको क्या पता 70 में 70 आएंगे मेरे, फिर पेपर में आपका नंबर देखे। अभी मुझ में कहीं, ऐसी वाली जिंदगी नहीं करनी है भैया, रुक जाओ। गोवा ऊपर है, कर्नाटका नीचे है, ठीक है, तो फिर इसके हिसाब से आपका क्या करना, मार्किंग कर लेना, ठीक है। अब देखते जाओ द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की तरफ चलो। अब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में यहां पर एक तो सबसे पहले आपका अरावली आएंगी। जैसे तुम आपका जाओगे ना तो कॉपर वगैरह की आपका चीजें देखने को मिलेंगी। राजस्थान जाओगे तो एक खेतड़ी माइंस करके हैं, खेतड़ी जगह है राजस्थान में, बताना मुझे कौन सा आपका मिनरल वहां पर सबसे ज्यादा मिलता है। इसके अलावा राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात मिनरल्स ऑल्सो, धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक, ये आपका एसोसिएट है यहां से। कॉपर हो गया, फिर जिंक हो गया, और ये सारे मिनरल्स आपका देखने को मिलेंगे राजस्थान में। जैसे तुम जाओगे, जैसे तुम आपका राजस्थान जाते हो तो वहां पर चूना पत्थर, जैसे आपका चलता है, जैसे हमारे पास ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट के अलावा सैंडस्टोन हो गया, ये सारा आपका बेसिकली भर भर कर मिलेगा। इसीलिए जब तुम आपका जाते हो राजस्थान वाली साइड तो वहां के मार्बल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहीं पर भी तुम आज अपने पापा के साथ या किसी के साथ आपका क्या करने जाते हो, घर के लिए टाइल्स लेने जाते हो, तो उस पर क्या लिखा होता है, राजस्थान वाले टाइल्स, राजस्थान वालों की टाइल्स, ऐसे आपका लिखा हुआ मिलेगा। जिप्सम एंड फुलर्स अर्थ डिपॉजिट आर ऑल्सो एक्सटेंसिव। डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। तो अब सीमेंट इंडस्ट्री के लिए आपका बेसिकली दो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है डोलोमाइट और एक है लाइमस्टोन। अब आते हैं आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर। नॉर्थ वेस्टर्न में सबसे ज्यादा आपका जो बेसिकली इंपॉर्टेंट वाला रीजन है, इसमें आता है आपके पास क्या, इसमें आता है आपके पास गुजरात। गुजरात किस लिए जाना जाएगा, पेट्रोलियम के लिए। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपका यहीं से। हिमालयन बेल्ट इज अनदर मिनरल बेल्ट बेयर कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन आर नोन टू अकर। ये सारे मिनरल्स आपका देखने को मिलेंगे। दे अकर ऑन बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। असम वैली हैज मिनरल ऑयल डिपॉजिट। अभी डिगबोई करके एक आपका ऑयल रिफाइनरी बताई थी मैंने। बिसाइड ऑयल रिसोर्सेज आर ऑल्सो फाउंड इन द ऑफशोर एरिया नियर मुंबई कोस्ट, और मुंबई हाई भी आपका बता सकते हैं। अब आते हैं उड़ीसा में। अब देखो जो साइट आपका मैं बताने जा रहा हूं, साइट जो बताने जा रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करते जाना, इंपॉर्टेंट मार्क करते जाना। क्योंकि यहां से मैपिंग के क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि आएंगे ही आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। चलो तो इंपॉर्टेंट माइंस किस चीज के लिए, आयरन ओर वगैरह के लिए, बाकी चीजों के लिए आप देखते जाओ। जैसे सबसे पहले आपका है सुंदरगढ़, फिर है मयूरभंज और झार, ठीक है। इसके अलावा एक गुरु महिसानी, सुलेपट, बादाम पहाड़, मयूरभंज एंड किरूबर्स, उसके अलावा बोनई, ये सुंदरगढ़ हैव इंपॉर्टेंट माइंस। झारखंड के पास सबसे ओल्डेस्ट माइंस हैं इंडिया के अंदर, और इंपॉर्टेंट माइंस में सबसे पहले एक नोआन मुंडी और गुआ इन पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। इनको प्लीज आपका क्या करना है, तुमने इनको प्लीज आपका जो है मार्क करके तुम्हें रखना है, ठीक है। इनको मार्क करके तुम्हें रखना है, ठीक है। चलो इनको मार्क कर लो। सबसे पहले इतनी चीजें लिख ली। अब देखो, अब अगर तुमसे पूछे कि किस चीज के लिए फेमस है, तो मोस्टली बताना तुम ये सारी आयरन ओर के लिए आपका क्या है, फेमस है। तो मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, एक तो नोआ मुंडी हो गया, गुआ माइंस हो गई, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी, झारखंड, सुंदरगढ़, फिर उसके अलावा आपका मयूरभंज। इनकी मैपिंग फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। माइन बेल्ट फर्दर एक्सटेंड टू कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट, दुर्ग में मिलेगी, दुर्ग के अलावा दंतेवाड़ा मिलेगी, दंतेवाड़ा के अलावा बेलाडिला माइंस, डलई एंड राजहरा।
ये बेसिकली वो इलाके हैं जो कि तुम्हें यहां पर दिखाई भी दे रहे होंगे और आराम से आपका तुम देखते हो चलो। जैसे दंतेवाड़ा आपका लोकेशन मैं तुम्हें दिखाता हूं। दंतेवाड़ा की लोकेशन आपका ये देखो, सबसे नीचे आपका तुम्हें दंतेवाड़ा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या दुर्ग दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है, देखो दुर्ग। उसके अलावा फिर उसके बाद आपका बेलाडिला, फिर उसके अलावा डलई, राजहारा, ये सारी आपका लोकेशंस तुमको इन वाले इलाकों में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा कर्नाटका एंड इंपॉर्टेंट माइंस आर सुंदर हॉस्पेट, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बट जो मैंने ये वाली बताई है ना, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लगा रहा हूं, क्वेश्चन आपका यहां से बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे इसके कंपैरिजन में। इसके अलावा एक दूसरी है बेलरी डिस्ट्रिक्ट, फिर एक आती है बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान हिल्स जो है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है आपका आयरन ओर के लिए। एक उसके अलावा कुंद्रेमुख, समझ रहे हो, ये मैं कभी आपका बेसिकली हम पढ़ेंगे और डिटेल में चीजों को, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके अलावा चिकमंगलूर, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत ही फेमस है। महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट आयरन ओर डिपॉजिट आर, देखना कौन कौन सी, सबसे पहले चंद्रापुर, फिर एक है भांद्रा और फिर एक है रत्नागिरी। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपका तुम्हें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। रिवाइज कर ले, चलो देखो, सबसे पहले कौन सी है? दुर्ग नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर कौन सी है? दंतेवाड़ा, तीसरी कौन सी है? बेलाडेला, फिर कौन सी है? डलई, फिर कौन सी है? राजहारा। ये कहां तक हो गई? छत्तीसगढ़ वाली साइड में। कर्नाटका पर आ जाओ, बेलरी हॉस्पेट, बेलरी हॉस्पेट के बाद आपका सुंदर हॉस्पेट, सॉरी बेलरी डिस्ट्रिक्ट, सुंदर हॉस्पेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये दोनों को आपका याद रखेंगे। उसके अलावा बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदान के बाद कुंद्रेमुख हिल्स, ये भी आपको याद रखनी है, और फिर चिकमंगलूर और तुमकुर डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र में चंद्रापुर, फिर भंडारा, अगर वैसे याद ना रहे तो तुम तो भंडारा खाने जा ही रहे हो, भंडारा कहां मिलेगा? महाराष्ट्र में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में चलोगे तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले करीमनगर, वरंगल, कुमूल, उसके अलावा कुडप्पा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? कुडप्पा माइंस, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, ठीक है। इसके अलावा अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, और उसके अलावा बाकी एक तो आपका सालेम रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और नीलगिरी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट एंड गोवा स्टेट, ये भी आपका क्या हो जाएगा? फेमस हो जाएगा। मैग्नीज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल के तौर पर चाहिए होता है हमको, विच इज यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब तुमसे वो पूछ सकता है पेपर के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन, कैसे पूछेगा? मिनरल विच इज रिक्वायर्ड बेस्ट फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और फिर 4 ऑप्शन लिख के दे दे और मैग्नीज उसमें हो, बन गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा किस चीज में इस्तेमाल होगा? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग बेसिकली आपका जो प्रोसेस होता है ये पूरा, ये आयरन और इंडस्ट्री में आपका फॉलो किया जाता है। एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरस ऑयलॉयज, फेरो ऑयलॉयज भी कहते हैं इसको, ये कहां पर देखने को मिलेगा? मोस्टली धारवाड़ सिस्टम, बट फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंट स्टेट कौन कौन सी मिलेंगी? सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो सकता है। 1 मार्क का क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऐसे पूछेगा कि सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट किसका? मैग्नीज का, कौन है? तो आंसर शुड बी उड़ीसा। एनसीईआरटी के हिसाब से उड़ीसा इट इज द लार्जेस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसर इन इंडिया। एक होता है प्रोड्यूसर और एक होता है आपका खर्च करने वाला। हमने क्या बात की है? प्रोड्यूस करने की। हमने क्या बात की है? प्रोड्यूस करने की। The central part of iron ore belt of India has most of the manganese mines of Odisha. Important mines are, सबसे पहले एक माइन है बोनाई, बोनाई के बाद दूसरी है केंदुझार, केंदुझार के बाद सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ के अलावा गंगपुर, फिर है कोरापुट, कलहंडी और एक है बोलनगीर। दोबारा रिपीट करते हैं, बोनई, केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरपुट, कलहंडी, बोलनगीर। कर्नाटका की तरफ चलते हैं, धारवाड़, बेलरी, बेलगाम, नॉर्थ कैनरा, चिकमंगलूर, शिमोगा, चिरादुर्ग और तुमकुर। ये वो रीजन है जो कि आपका फेमस है मैग्नीज के लिए। महाराष्ट्र चलो, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इट्स माइन आर दीज आर लोकेटेड अवे फ्रॉम आयरन एंड स्टील प्लांट्स। जहां पर महाराष्ट्र के अंदर आयरन और स्टील प्लांट लगाए गए हैं उनसे दूरी पर आपका ये माइंस लोकेटेड है। कौन कौन सी हैं? नागपुर, भंडारा, अभी मैंने कहा था भंडारा कहां मिलेगा? महाराष्ट्र में। रत्नागिरी फिर से आ गई, ये सारी आपका
मैग्नीज माइन है। अब देखो रिपीट होते जा रहे हैं तो तुम्हें याद रहेंगे, रत्नागिरी, भंडारा याद हो रहे हैं, रत्नागिरी, भंडारा याद हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं कुंद्रेमुख की, तो कुंद्रेमुख कहां मिलेगा? कर्नाटका में। कुंद्रेमुख कहां पर है? कर्नाटका में। याद आ रही है? हाँ। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका चलोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बालाघाट, दूसरा छिंदवाड़ा, यहां पे सब आपका मैंने मार्क किए हुए हैं इसलिए आपका तुम्हें दिखाई भी देते रहे। फिर निमार, फिर मंडला, झबुआ हैव बीन मैग्नीज माइन डिस्ट्रिक्ट। और इसके अलावा और भी आपका स्टेट है जिसमें एक आती है हमारी आंध्र प्रदेश, फिर आती है गोवा और फिर आती है झारखंड। नॉन फेरस मिनरल्स, इंडिया हैज लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट बट इट इज लैकिंग बिहाइंड इन अदर नॉन फेरस मिनरल्स। इसके अलावा बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट अब नॉन फेरस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अभी इससे पहले हम आपका फेरस वाली कैटेगरीज देख रहे थे। इट इज ओर दैट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट। तो मोस्टली आपका जो हम इस्तेमाल करते हैं बॉक्साइट का वो कहां पर होगा? एक तो एल्यूमिनियम की आपका मैन्युफैक्चरिंग में और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। दे आर फाउंड इन दी लेटराइट रॉक्स। अब देखो, अब दो हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके की आपका बेसिकली चीजें सॉइल होती है। एक हो गई लेटराइट सॉइल, ठीक है, एक हो गई हमारे पास रेड सॉइल। तो ये वाली जो आपका बेसिकली बॉक्साइट की कैटेगरी है ये लेटराइट रॉक्स में आपको दिखाई देगी एंड मोस्टली इन द प्लेट्यूज और हिली रीजन्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया एंड ऑल्सो इन द कोस्टल एरियाज। इंपॉर्टेंट स्टेट्स आर, अब बहुत ध्यान से सुनना, बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज उड़ीसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रखना। अभी तक आपका दो चीजें मैंने बताई हैं, मैग्नीज हो गया और मैग्नीज के अलावा आपका बॉक्साइट हो गया। इन दोनों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इन दोनों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सर हमारे पास कौन है? उड़ीसा। कौन है सर हमारे पास? उड़ीसा। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब जैसे अगर आपका बात करें तो कौन कौन सी रीजन्स, कलहंडी अभी बता कर आया था, संबलपुर अभी बता कर आया था, बोलनगीर अभी बता कर आया था और कोरपुट अभी बता कर आया हूं। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो झारखंड पीलेंट्स ऑफ झारखंड आर लोहारदेज होम रिच डिपॉजिट। गुजरात में आपका जो है बेसिकली भावनगर दिखाई देगा आपको, भावनगर के अलावा आपका जामनगर दिखाई देगा। ये दो इंपॉर्टेंट आपका बॉक्साइट साइट है। छत्तीसगढ़ चले जाओगे तो उसमें आपका अमरकंटक प्लेट्यू आ जाएगा रीजन, जो कि लार्जेस्ट डिपॉजिट है बॉक्साइट का। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो मध्य प्रदेश में आपका कटनी जबलपुर, ये कटनी और जबलपुर वाला इलाका और बालाघाट वाला इलाका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी फिर आपका स्टेट है तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा और बाकी आपका स्टेट प्रोड्यूसिंग स्टेट हो जाएंगी। बट क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन इन्हीं से आपका बनेगा। उड़ीसा में कौन कौन सी? कलहंडी, संबलपुर, बोलनगीर, कोरापुट। झारखंड में पहले पीलेंट्स ऑफ झारखंड, लोहारदेज। गुजरात में भावनगर और जामनगर। छत्तीसगढ़ अमरकंटक प्लेट्यू और उसके अलावा मध्य प्रदेश में कटनी जबलपुर वाले आपका इलाके आ जाएंगे। अब आते हैं कॉपर की तरफ। कॉपर बेसिकली एलॉयबल है, इसके बाद आपका मेलिएबल है, डक्टाइल है। ये तुमने आपका प्रॉपर्टीज 10th क्लास में भी पढ़ी होंगी। किसी को आपका थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको सोनोरस होता है तो बच सकता है वो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपका बेसिकली वहीं से निकल कर आई हैं। तो कॉपर हमारा क्या है? एक तो सबसे पहले मेलिएबल है, उसके अलावा डक्टाइल है एंड इट इज इंडिस्पेंसिबल मेटल इन द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। तो सबसे ज्यादा हम इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं? इसका इस्तेमाल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उनमें आपका इस्तेमाल किया जाता है। मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है, तुम कमेंट सेक्शन में बताना भी कि कॉपर को हम आपका इलेक्ट्रिकल जितने भी आपका अप्लायंसेस होते हैं उनमें क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये बताना तुम मुझे। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है पर मुझे लगता है कि तुम्हें बताना चाहिए। किस किस चीज में? देखो, वायर्स बनाने में, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू गिव स्ट्रेंथ इन गोल्ड ज्वेलरीज, बहुत सारी आपका गोल्ड ज्वेलरीज बनाने में भी आपका काम आते हैं ये। और इंपॉर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट आर, अब देखना बहुत ध्यान से, आ जाओ चलो मैपिंग 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 मैपिंग, इधर ध्यान दो। झारखंड में सबसे पहले आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में आपका कौन सी है? बालाघाट। फिर आते हैं राजस्थान की तरफ, राजस्थान में आती है झुंझुनू और उसके अलावा अलवर। ठीक है, फिर आते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, इसमें आती है अग्निगुंडाला, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। फिर आते हैं आपका कर्नाटका की तरफ, कर्नाटका में चित्रदुर्ग एंड हसन। और फिर आते हैं तमिलनाडु की तरफ, तमिलनाडु में साउथ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गई इतनी बात? चलो
अब नॉन मेटालिक मिनरल की तरफ चलो। नॉन मेटालिक मिनरल में मिनरल्स जैसे लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया। अब मुझे अभी बताओ, मैंने तुम्हें कहीं पर आपका सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका डोलोमाइट को कनेक्ट किया था क्या? बिल्कुल किया होगा। फॉस्फेट हो गया, माइका हो गया, आर सम नॉन मेटालिक मिनरल्स produced in India. Mica is the important among them, while others are produced by the domestic consumption. ठीक है, अब देखो माइका की बात कर लेते हैं। माइका is mainly used in कहां पर? Electrical and electronic industry, which can be split into very thin, strong and flexible sheets. ठीक है, इसमें आपका कन्वर्ट किया जा सकता है। ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस क्वालिटी इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि इसके पास अच्छी क्वालिटी है कि ये आपका बेसिकली रेजिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसी की वजह से हम इसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं? यहां पर इलेक्ट्रिसिटी आपका अप्लायंसेस बनाने में, बाकी चीजों में इस्तेमाल कर लेते हैं। कौन कौन सी आपका इंपॉर्टेंट स्टेट है, चलो जरा सुनो। सबसे पहले आते हैं झारखंड, जहां पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करूं तो सबसे पहले है हजारीबाग प्लेट्यू। हजारीबाग प्लेट्यू प्रोड्यूस्ड अ हाई क्वालिटी ऑफ माइका। इसको प्लीज आपका क्या कर लेना, मार्क कर लेना। इसको प्लीज क्या कर देना, मार्क कर देना। दूसरी चीज, आंध्र प्रदेश में चलोगे तो नेल्लौर है, नेल्लौर। नेल्लौर कैसे याद रखोगे? अपने नाम पे याद रख लेना। थोड़े दिन के लिए कह लो कि हम आपका नल्ले लोग हैं, नेल्लौर हैं हम, तो भाई साहब तुम आपका अपने नाम से कहां मिलेंगे? हम आंध्र प्रदेश में जा रहे हैं। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, इट प्रोड्यूस्ड बेस्ट क्वालिटी ऑफ माइका। फिर आते हैं आगे, राजस्थान 320 किलोमीटर लॉन्ग बेल्ट फ्रॉम जयपुर टू भिलवाड़ा। ठीक है, ये आपका, और उसके अलावा उदयपुर प्रोड्यूस्ड माइका यहां पर देखने को मिलेगा। कर्नाटका में जाओगे तो मैसूर आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा आपका हसन देखने को मिलेगा, आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। उसके अलावा कोयंबटूर, त्रिचुरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी, ये वाले रीजन्स आपका देखने को मिलेंगे तमिलनाडु के अंदर। फिर आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में रत्नागिरी याद हो गया होगा। केरला जाओगे तो एलेप्पे, एलेप्पे आपका देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन प्लेस है ये। पुरुलिया, पुरुलिया आपका कहां देखने को मिलेगा? और बंकुरा, ये ममता दीदी, होम्बा होम्बा, तुम्बा तुम्बा, रोम्बा रोम्बा, इधर देखने को मिल जाएगा। आर ऑल्सो नोन एज फॉर माइका डिपॉजिट। इसके अलावा सर अब आते हैं एनर्जी सेक्टर की तरफ। अभी तक हमने आपका जितने भी बात कर रहे थे वो मिनरल्स की बात कर रहे थे, अब हम चल रहे हैं आपका मिनरल्स के अलावा एनर्जी रिसोर्स पर। अगर मैं एनर्जी रिसोर्स की बात करूं तो एनर्जी रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी देश की इकोनॉमी में। जब से मोदी जी ने लक्ष्य लिया है कि हम कोयले वगैरह को रिप्लेस कर एनर्जी सेक्टर से आपका बहुत सारी चीजें निकलवाएंगे, तब से ये चीजें आपका और भी ज्यादा अच्छी होती जा रही हैं। जैसे ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, दैट इज या तो एग्रीकल्चर की बात कर लो, इंडस्ट्री की बात कर लो, ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, ये सारी चीजें आपका किसके ऊपर रन कर रही हैं? ये बात कर रही हैं आपका हमारे एनर्जी के ऊपर। जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का आपका बहुत चलन आ गया है, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है सर, हमें आपका क्लाइमेट चेंज को बचाना है, तो हमें इलेक्ट्रिकल सोलर एनर्जी को आपका क्या करना पड़ेगा? बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके अलावा अब इन दोनों को, मिनरल फ्यूल्स को, दो तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक है आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक होती है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये धीरे धीरे कर आपका क्या हो जाएगी? एग्जॉस्टेबल है नेचर के अंदर। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, उसमें कौन कौन से आएंगे? कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। अब कोयला जैसे मोस्टली तुम देखोगे तो इट इज रिक्वायर्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल पावर। पहले हम आपका थर्मल एनर्जी को जो जनरेट करते थे वो इसमें कोयले की मदद से करते थे। कैसे? वो एक आयरन इंडस्ट्री होगी, उसमें स्मेल्टिंग का पूरा प्रोसेस इस्तेमाल होता है, फिर उसके थ्रू आपका ये करते हैं। इंडिया हैज अबाउट 80% ऑफ द बिट्यूमिनस कोल। ये जो कोयला है ना, ये तुमको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। फिर अच्छा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है उसको कहते हैं एंथ्रासाइट। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। फिर कौन सा आता है? फिर आता है बिट्यूमिनस। कौन सा आता है? बिट्यूमिनस। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो जैसे एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस वगैरह की अपन बात करें, इसमें एक और भी होते हैं, 4 तरीके के कोयले होते हैं, पीट भी होता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो 80% ऑफ बिट्यूमिनस कोयल इज यूज्ड फॉर ऑफ नॉन कुकिंग ग्रेड। इट इज फाउंड 2 रॉक सीक्वेंसेस, दैट इज एक तो गोंडवाना कोल फील्ड्स एंड टर्शरी कोल फील्ड्स, यहां पर दोनों को देखने को मिल जाएगा। अब गोंडवाना कोल फील्ड्स की अपन बात करें तो ये एसोसिएट है दामोदर वैली से। अब दामोदर वैली इज द इंपॉर्टेंट कोल फील्ड ऑफ इंडिया। किधर? झारखंड में।
समझ रहे हो? झारखंड एंड वेस्ट बंगाल कोल हैव द एंटायर एरिया ऑफ दिस कोल फील्ड। ठीक है, कौन कौन सी आपका सबसे पहले है? अगर सबसे बड़ी आपका कोल इंडस्ट्री की, कोल माइन की बात करूं, इंडस्ट्री छोड़ो, तो नाम आएगा झरिया। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना, पेपर में पूछ सकता है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कोल फील्ड कहां दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा आपको झरिया में। और झरिया किससे एसोसिएटेड है? तो गोंडवाना कोल फील्ड से आपका एसोसिएटेड है। उसके बाद फिर आते हैं रानीगंज। रानीगंज इज द सेकंड फील्ड लार्जेस्ट। फिर बोकारो आ जाएगा, गिरीध, करनापुरा, ये सारी इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। तुम मुझे एक तो गिरीध की आपका लोकेशन बताना, गिरीध की, और एक आपका बोकारो स्टील प्लांट की बताना। क्या ये छत्तीसगढ़ में है, क्या ये झारखंड में है? बोकारो, ठीक है, बताना तुम मुझे, या कहीं और भी है तो बता देना। फिर आता है टर्शरी कोलफील्ड की तरफ। अब ये कहां, जैसे मेघालय, दरनागिरी, चेरापूंजी, मिलोंग एंड लानग्रिन, ये मेघालय में। असम में कौन कौन सी है? माकूम, जयपुर में आपका नजीरा इन अपर असम, अरुणाचल प्रदेश, नामचिक नामरूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश की आपका जो है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। नामचिक नामरूप ये पूछ सकते हैं कि कहां पर लोकेटेड है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। जम्मू एंड कश्मीर में कालाकोट, कालाकोट के अलावा अदर्स, जैसे नागालैंड में जाओगे तो नागालैंड स्टेट है अदर्स कोल फील्ड्स बिसाइड द ब्राउन कोल और लिग्नाइट कोल अकर्स इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है सर। अब आते हैं गुजरात एंड मुंबई हाई पर। अब गुजरात और मुंबई हाई में दो इंपॉर्टेंट रीजन की अपन बात करेंगे। एक है अंकलेश्वर, एक है कलोल, एक है मेहसाना, एक है नवागाम, एक है कुसांबा, एक है ल्यूनिज। कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन हैव आल्सो हैव ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब बहुत ध्यान से सुनना, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया। बहुत ध्यान से, एक होती है फील्ड बेस्ड। क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कि इंडिया की जो ऑयल रिफाइनरी है या वैसे ऑयल रिफाइनरी है, तो उनको हमने आपका कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है? दो पार्ट में। पहली कौन सी है? पहली है फील्ड बेस्ड। फील्ड बेस्ड रिफाइनरी जैसे आपका डिगबोई की बात की थी मैंने, इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड बेस्ड रिफाइनरी। दूसरी है मार्केट बेस्ड रिफाइनरी, इसका एग्जांपल बरूनी। बरूनी इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री रिफाइनरी एंड देयर आर टोटल 21 रिफाइनरीज ऑन जून 2011। तुम्हें पेपर के लिए यही याद रखना है, अभी आपका नंबर इनके बढ़ गए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, फील्ड बेस्ड का एग्जांपल देकर पूछ सकता है, यहां डिगबोई लिखकर पूछ सकता है कि इसका एग्जांपल है फील्ड बेस्ड का। बरूनी का एग्जांपल देकर पूछ सकता है कि इसका एग्जांपल है मार्केट बेस्ड का। कैसे भी क्वेश्चन बने तुम्हें तैयार रहना है। फिर आते हैं पेट्रोलियम की तरफ। अब पेट्रोलियम क्या है? क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन चेन तुमने पढ़ी थी आपका 10th क्लास में साइंस में, आपका बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, जैसे कार्बन के आपका पास एक कार्बन है तो कार्बन के आपका साथ चार चेन, मतलब ये कार्बन के आपका चार पैर हैं, ठीक है, तो ये आपका एसोसिएट होता है। तो ऐसे ही हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट बेरिंग इन केमिकल कंपोजिशन, कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अब क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन्स आपका देखने को मिलते हैं, तो इसी में आपका एक पूरी चेन है। इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इन ऑल इंटरनल कंबंशन इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, किस चीज के लिए? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर। ज्यादातर आपका देखोगे तो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस, सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन में, वेस्लीन में, ल्यूब्रिकेंट, वैक्स सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स, इन सब में आपका जो है पेट्रोलियम का इस्तेमाल देख जाएगा। इसीलिए इसको एक और भी नाम दिया गया है, इसको कहते हैं हम लिक्विड गोल्ड। किस नाम से जानते हैं? लिक्विड गोल्ड के नाम से। तो तुमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज लिक्विड गोल्ड। सो ड्यू टू इट्स स्कार्सिटी, अब धीरे धीरे कर आपका वो क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है। अब देखो ये मैप आपका तुमको याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है, लोकेशन के साथ आपका मार्क करके दिया है। डिगबोई देख लो, नैम देख लो, आनिया देख लो, मोरेम देख लो, ये सारी आपका लोकेशन मार्क है ना। क्रूड ऑयल इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। कहां पर मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक ऑफ टर्शरी एज। बिफोर इंडिपेंडेंस, Digboy was the only crude oil producing region in India, and after independence in 1956, Oil and Natural Gases Commission was set up. तो अब तुमसे आपका पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन आपका कब सेटअप किया गया? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1956। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, और डिगबोई के बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स आर, असम में डिगबोई,
नाहरकटिया एंड मोरेन, सबकी आपका लोकेशन यहां पर मार्क कर रखी है। अब आते हैं नेचुरल गैसेस पर। नेचुरल गैसेस में अलॉन्ग विथ ऑयल एज वेल एज सेपरेटली इन गैस रिजर्व, अब जैसे गैस रिजर्व आपका देखने को मिलेंगे तो ईस्टर्न कोस्ट में मिलेंगे, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब ईस्टर्न पार्ट में आपका कह रहा हूं तो ये वाला रीजन है, ईस्टर्न घाट वाला। गुजरात एंड महाराष्ट्र हैव ऑफशोर वेल्स ऑफ नेचुरल गैसेस। अकॉर्डिंग टू सर्वे रिपोर्ट देयर आर इंडिकेशन ऑफ ह्यूज गैस रिजर्व इन रमंथापुरम इन तमिलनाडु स्टेट्स। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पर आते हैं। अब जैसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थी, ऐसे ही हमारे पास कौन सी होती है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जिनको हम आपका टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जियोथर्मल, बायोमास, ये सारे आपका इस्तेमाल करेंगे अपन यहीं पर। अब देखो, देयर यूज इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज दीज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड चीपर एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे ज्यादा आपका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी फ्रेंडली है और इनका आपका बेसिकली जरूरत आज के जमाने में है। सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स पर। न्यूक्लियर एनर्जी हैज इमर्ज्ड एज अ फीजिबल सोर्स इन रीसेंट टाइम। इसमें दो, एक तो आपका यूरेनियम और एक आपका थोरियम। ये बहुत ही, अब ये मत करना बम बनाने लग जाओ कभी इससे कि वो तो सर मैंने भगत सिंह वाली आपका पिक्चर में सुना था और वो पाकिस्तान में भी आपका जो है इससे बना रहे बम। अरे बेटा बम नहीं बनाने तुम्हें, देखो इधर देखो। यूरेनियम एंड थोरियम आर मेन मिनरल्स दैट आर यूज्ड टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी। समझ गए मेरी बात? तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी आपका जो बेसिकली बना रहे हैं, इसमें आपका इस्तेमाल होते हैं यूरेनियम और थोरियम का। अब आते हैं सोलर एनर्जी की तरफ। सन्स एनर्जी ट्रैप्ड बाय टू मेथड, एक तो फोटोवोल्टिक सेल की तरफ ऐसे बड़े बड़े आपका जो है बेसिकली पैनल्स लगा देते हैं और उसमें आपका जो है क्या आ रहा होता है, उसमें आपका जो है बेसिकली पूरा का पूरा सनरेज ट्रैप हो रही होती है। फिर उनसे ही आपका गीजर चल रहे हैं भाई साहब, उनसे ही आपका पंखे चल रहे हैं घर के। बिजली का बिल 1% नहीं दूंगा मैं हूं आपका बिजली नहीं कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। फिर उसके अलावा सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, इससे भी इस्तेमाल कर रहे हैं एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो अब उससे क्या होता है, पहले आपका बेसिकली इसको ट्रैप करेंगे, फिर उससे कन्वर्जन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और इसी को फिर अपन कह देते हैं सोलर एनर्जी। कंस्ट्रक्शन बहुत इजीली है, इको फ्रेंडली है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी है। बट सबसे ज्यादा आपका दिक्कत क्या है, ये जो आपका बनाने के लिए चीजें लेकर आ रहे हैं ना, ये बाहर से मंगानी पड़ती हैं आज भी। तो अभी भी हम आपका इसको देखेंगे तो इनकी जो सेल्स हैं और बाकी सारी चीजें हैं उसमें बहुत दिक्कतें हैं, पर फिर भी आज हम आपका बढ़ रहे हैं तो तेजी से आपका डेवलप्ड कंट्री की तरफ, तो फिर हमको करना पड़ेगा। इट इज 7% एंड 10% मोर इफेक्टिव देन कोल एंड ऑयल बेस्ड प्लांट एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिस्पेक्टिवली। हीटर्स हो गए, ड्रायर्स हो गए, कुकर्स, हीटिंग अप्लायंसेस यूज सोलर एनर्जी मोर देन अदर्स। गुजरात, राजस्थान एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैव हायर पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। अगर तुम गुजरात के कच्छ रीजन में आपका चले जाते हो तो वहां पर पूरे आपका आसपास में देखोगे तो सोलर पावर प्लांट ही लगा दिए हैं और उससे हम आपका क्या कर रहे हैं, एनर्जी जनरेशन आपका कर रहे हैं। इवन आज तो हम आपका किस पे, जैसे जो हमारे आपका ये है ना लेक्स वगैरह हैं, उनके ऊपर भी आपका ऐसे प्लांट्स बिछाकर और आपका उनसे क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं। अब आते हैं विंड एनर्जी की तरफ। विंड एनर्जी भी आपका नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स है। अब इसमें टरबाइंस घुमानी पड़ती हैं, वो बड़े बड़े आपका टरबाइंस घूम रहे होते हैं, टरबाइंस घूमते घूमते फिर उससे आपका क्या करते हैं, एनर्जी ट्रैप करते हैं। फिर वो मैकेनिज्म होता है जहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, हम एक काइनेटिक एनर्जी को आपका ट्रैप कर रहे हैं और फिर उससे कन्वर्जन किस में लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय परमानेंट विंड सिस्टम, जिसमें ट्रेड विंड्स आती हैं, वेस्टर्लीज विंड है, सीजनल विंड है लाइक मॉनसून विंड। ये भी आपका क्या करती हैं, बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। अगर तुम देखोगे तो इससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसन होता है और लोकल विंड्स जैसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की भी आपका बातचीत होती है। अब तुमसे आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूं मैं कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या है। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपका तुमको पता होगा, जब हवाएं आपका चलती हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि भैया दिन के समय पर आपका क्या गर्म होता है, लैंड, तो वो हवा आ जाएगी आपका इधर से इधर की तरफ, है ना, पढ़े होंगे 11th क्लास में, याद आ रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी फॉर टू बर्डन ऑफ ऑयल इंपोर्ट बिल। अब हम आपका जो है बेसिकली जो ऑयल के लिए पैसा दे रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा तो हम इसी को आपका एस्टिमेट कर लेंगे। और हमने ये टारगेट लिया है, इंडिया हैज 50,000 मेगावाट पोटेंशियल ऑफ विंड जनरेशन, ऑफ विच 1/4 मे बी इजिली एम्प्लॉयड। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनमें पोटेंशियल है आपका विंड एनर्जी को जनरेट करने का।
फिर आते हैं जियोथर्मल एनर्जी पर। तुमने कभी कभार ऐसा देखा होगा, जैसे कभी रील्स देख रहे होगे तुम आपका वहां पर, तो वो जो उबलता हुआ पानी आता है, जैसे केदारनाथ जाते हैं तो केदारनाथ में गौरी कुंड करके जगह है, गौरी कुंड में से आपका पानी निकल कर आ रहा होता है, वो पूरा इलाका ठंडा और उसमें से आपका एक जगह पे क्या आ रही है, बिल्कुल एकदम गर्म पानी निकल रहा है। मणिकर्ण साहब हिमाचल प्रदेश में, वहां पर आपका एनर्जी आ रही है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये जियोथर्मल एनर्जी के एग्जाम्पल है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आर, एक तो मैग्मा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जो हॉट स्प्रिंग है वहां पर, जिसको हम हॉट वाटर भी कहते हैं, या फिर हॉट गीजर्स। अब देखो हॉट स्प्रिंग और गीजर्स, इनमें अंतर होता है, एक जैसा नहीं है। ये कभी आपका 11th क्लास में तुमने पढ़ाई नहीं की, नहीं तो आपका काम आते तुम्हारे। अब जो जियोथर्मल एनर्जी है इज गेनिंग इंपॉर्टेंस एंड कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इंडिया में जैसे आपका एक जगह है मणिकर्ण साहब हिमाचल प्रदेश में, उसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हैज बीन कमीशन्ड। ओशियन करंट आर द स्टोर हाउस ऑफ इन्फानाइट एनर्जी। लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब उधर आपका जैसे जैसे हाई कोस्ट पर जाएंगे तो फिर उससे ज्यादा एनर्जी रिसोर्स बढ़ेगा, ज्यादा आपका बेसिकली हम एनर्जी को ट्रैप कर पाएंगे। मेनी एफर्ट्स फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ ओशियनिक टाइड and waves were made for the 17th and 18th century, but these waves have not yet been utilized properly because of lack of technology and geothermal energy। अब एक तो अगर तुमको इनको ट्रैप करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी भी रिक्वायर्ड है। अब वो इंडिया के पास अभी इतनी ज्यादा है नहीं, तो उसकी वजह से आपका दिक्कत है। Magma that comes over the earth's surface release vast amount of heat and this heat energy can be converted into electrical energy by tapping it। ये भी आपका एक चीज हो सकती है। अब आते हैं यूरेनियम डिपॉजिट इन इंडिया। इट इज फाउंड इन धारबाड़ रॉक सिस्टम। झारखंड में आपका एक जगह है सिंगभूम करके, उसके अलावा आपका राजस्थान में उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, छत्तीसगढ़ में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र भांदड़ा, और हिमाचल प्रदेश में आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके अलावा थोरियम डिपॉजिट की बात कर लें तो बहुत ही कम प्लेसेस में आपका थोरियम पाया जाता है। जैसे केरला में जाओगे तो केरला में आपका मोनोजॉइट एंड लेमेनाइट बीच सैंड, इसके अलावा पलक्कड़ एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, वाइजैक, उड़ीसा में महानदी रिवर डेल्टा। ये वो 3 स्टेट्स हैं जो जिनके पास वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनोजॉइट डिपॉजिट अवेलेबल है। याद रखना इस बात को, याद रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं इस पे। ठीक है, इसके अलावा द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वाज स्टार्टेड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रोम्बे इन 1954। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं कि एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट आपका कहां पर लोकेटेड है, तो आंसर शुड बी ट्रोम्बे। कब बनाया गया, तो 1954, और बाद में उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि 1967 में आपका एस्टेब्लिश किया गया। फिर आते हैं तारापुर पर। तारापुर इज इन महाराष्ट्र, रावत भाटा कोटा के पास है, इसके अलावा कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा यूपी, कायगा इज इन कर्नाटका एंड ककरापरा इज इन गुजरात आर द अदर न्यूक्लियर पावर स्टेट इन इंडिया। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की तरफ। देयर आर सम मेथड थ्रू विच वी कैन कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। जैसे सबसे पहले अगर हम आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को आपका एडॉप्ट करने लग जाएं तो जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम आपका बचा सकते हैं। अगर हम सोलर पावर काम करने लग जाएं, विंड एनर्जी पे बात करने लग जाएं, जियोथर्मल एनर्जी पे बात करने लग जाएं। इसके अलावा कैसे कंजर्व कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं बहुत सारे स्क्रैप को, जो आपका वेस्ट है हमारे पास उसको आपका क्या कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं। इसके अलावा सब्सटीट्यूट फॉर स्कार्स मेटल में ऑल्सो रिड्यूस देयर कंजम्पशन। उसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्कार मिनरल्स मस्ट बी रिड्यूस सो दैट इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग रिजर्व हैं उनको हम क्या कर सके, प्रॉपर्ली यूज कर सके। अगर तुम और आगे बढ़ोगे, ठीक है, और आगे बढ़ोगे तो बायो एनर्जी की भी बात की गई है। बायो एनर्जी रेफर्स टू एनर्जी डेराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। जैसे एक तो आपका एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां पर बायोगैस वगैरह बायो एनर्जी आपका डेवलप करते हैं उससे। इससे जो वेस्ट होता है, वेस्ट से एनर्जी आपका बनाई जाती है, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग फूड। गैस आपका जो बेसिकली रिक्वायर्ड है उसको आपका क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, पहले जो हमारे पास आपका वेस्ट मटेरियल होता है उससे कन्वर्जन कर लेते हैं।
दिस कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज। अब जो गार्बेज आपका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है या फिर आपका इकट्ठा हो जाता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और उस कन्वर्जन से हम आपका क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल कर लेंगे। बिकॉज एनर्जी कैन ऑल्सो बी डेराइव फ्रॉम दिस, इट कैन बी कॉन्ट्रीब्यूट इन इंप्रूविंग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल पीपल। जो गांव के लोग हैं उनसे क्या होगा, उससे आपका बेसिकली इसका इस्तेमाल कर कर और फिर धीरे धीरे कर कर वो आपका एनर्जी को क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। एक प्रोजेक्ट है जो कि ओखला में, दिल्ली में आपका रखा गया था, इज एन एग्जांपल दैट जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल वेस्ट। ठीक है, ओशियन करंट्स में आपका देखोगे तो मैंने तुम्हें बताया दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी। टाइडल वेव्स आर आल्सो नोन टू अकर फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। मेनी एफर्ट्स आर बीन टेकन, फिर आपका धीरे धीरे कर कर मैग्मा से आपका एनर्जी जनरेट होती जा रही है। अब यहां से सर आपके पास है आपका बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस, फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ जनरेटिंग जियोथर्मल। तो सर आपको यहां से आपका एक पूरा सीक्वेंस आपका याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं इसके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड्स आर लोकेटेड इन उड़ीसा स्टेट, नहीं बताया तो बहुत मारूंगा। नेवेली आपका नहीं है, कोरबा नहीं है, रानीगंज नहीं है, तो बच्चा कौन सा, तालचर। फिर आपका आते हैं, अच्छा एक चीज मुझे बताना, इसमें से मैंने तुम्हें आपका नेवेली माइंस नहीं पढ़ाई है, ये कहां पर मिलेगी, कौन सी स्टेट में, ये तुम मुझे आपका कमेंट सेक्शन में लिख के मारोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर फील्ड इज लोकेटेड इन कर्नाटका, तो बच्चा जानता है चित्रदुर्ग है, क्योंकि बाकी सब आपका किधर मिलेंगी, झारखंड वाली उड़ीसा वाली साइड आपका देखने को मिल जाएंगी। मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल इन इंडिया अकर्स, लिखकर डायग्राम लिखकर बताया था, पेनिसुलर प्लेट्यू में आपका देखने को मिलेगा। इसके अलावा नोआन मुंडी बताया था, कहां पर मिलेगी नोआन मुंडी, और ये गुआ माइंस ये मिलेंगी आपको छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके अलावा फिर एक्सप्लेन एनी रीजन फॉर द इंपॉर्टेंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये भी आपका याद रख सकते हैं आप। ऐसे ही बेटा आपके जो क्वेश्चन है ना, फिर आपका इसमें सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, इनको प्लीज एक बार जरूर पढ़ लेना। और एक जो क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। ठीक है, उसके अलावा एक आपका क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं मैं, ये मैपिंग वाला। ठीक है, इसको दोनों क्वेश्चंस को आपका जरूर पढ़िएगा और सारे क्वेश्चन आप एक बार, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में भी दिया है मैंने, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। अगर तुम ये कर ले रहे हो तो भैसा अब तुम्हारी आपका जान में जान आ गई होगी, और मैं वैसे उम्मीद भी करूंगा कि ये तुम्हारा चैप्टर आपका बहुत ही अच्छे लेवल पर तैयार हो जाएगा। मैपिंग अच्छे से कर लेना, ये सारे क्वेश्चन कर लेना। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बिलीव इन योर सेल्फ, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको आपका कोई भी अगर कभी भी परेशानी होगी तो उस चीज को अपन आपका हमेशा हैंडल कर लेंगे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और कहर मचा दो। मिलेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।